हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12th तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है हिंदी मीडियम के चैनल पे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12th तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट करें, क्लिक करें उसके ऊपर, तो वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आपको जरा कहानी में लेके चलते हैं। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसका जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ना, इसकी इतनी ज्यादा वेटेज है कि इसके सामने बाकी टॉपिक जो है ना वो थोड़े से नीचे बैठ जाते हैं। ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहीं पे एंट्री स्लाइड पे ही आपको मैं दो तीन चीजें अभी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी हुआ करता था v, तो उसका रेप्लिका एंगुलर मोशन में क्या बन गया था? रोटेशनल मोशन में क्या बन गया था? एंगुलर वेलोसिटी विच वाज ओमेगा। जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था s, वैसे इसका रोटेशनल रेप्लिका क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जैसे लीनियर में टॉर्क, जैसे लीनियर में फोर्स होता था, वैसे रोटेशनल में क्या हो गया? टॉर्क हो गया। अब एक ऐसा टर्म जिसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और जो बहुत सारे फॉर्मूले में दिखता है, वो होता है मास। ठीक है, लीनियर मोशन में मास होता था। अब उसका जो रेप्लिका है ना रोटेशनल मोशन में, दैट इटसेल्फ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहानी शुरू करने से पहले ही सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया आपके लिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो मास का रेप्लिका। ये वाली बात समझ में आ गई। अब तो मसला ये है कि सर कैसे है, मतलब एग्जैक्टली कई फॉर्मूला ऐसा दिखाई दिया था क्या? तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं जैसे अपन इस वीडियो के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक पर्सपेक्टिव क्लियर हो चुका है मेरा कि हाँ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास का रेप्लिका होने वाला है। इतनी आरामदायक बात थी। ठीक है, तो चलें अब आपको लेकर के चलते हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। किसके ऊपर? बेसिक आइडिया के ऊपर। तो पहले जो जो चीजें लिखी हुई हैं जरा अपन एक बार उसको पढ़ते हुए चलें, उसके बाद तो फिर डेरिवेशन पे आना ही है और बड़ा आरामदायक डेरिवेशन है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कहीं तक परेशानी होगी, क्योंकि इसके पहले हम भाई लीनियर वेलोसिटी के पूरे रेप्लिका देख चुके हैं, एंगुलर मतलब लीनियर एक्सेलरेशन का रेप्लिका देख चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पहले से भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि एक बहुत ही एकदम सुपरस्टार टर्म होता है मास। ठीक है, अब वो मास का रेप्लिका आ गया ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना वो एकदम उसके जज्बात हालात सब पलट जाएंगे। तो जरा गौर फरमाएंगे अपन। तो क्या लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, क्या आप जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर्शिया? ठीक है, इनर्शिया का जो जिक्र है ना वो हम लोग के सामने क्लास 9th में ही आ चुका था कि बेटा इनर्शिया तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज बेसिकली इनर्शिया? इनर्शिया एक तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह का आलसपन है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि इनर्शिया एक तरह का आलसपन है, ये बेसिकली तभी वैलिड है जब कोई बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे मान ले कि एक बॉडी रेस्ट पर है ना, अब उसको मूव करवाने में मुझे वहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉडी खुद से मूव नहीं करती, मतलब बॉडी की इनेबिलिटी है कि वो मोशन में अपने आप नहीं आ सकती है। ठीक है, कोई बॉडी मोशन में कब आती है? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, बाहर से उसके ऊपर एक दबाव दिया जाए कि भाई मूव करो, प्रेशराइज किया जा रहा है उसको मूव करने के लिए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये तो आलसपन है ना। अब सुबह सुबह क्या होता है भाई, जब स्कूल जाना होता है, मान लो तुम्हारा स्कूल 8:30 पे होता है, तो फिर तुम्हारे घर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है 7:30 से। ठीक है, कि उठाओ सोनू को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि अब जब तुम बिस्तर में पड़े हुए हो ना, तो वो तुम्हारा क्या हो चुका है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो चुका है। और तुम्हें पता है कि अलार्म से भी तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट इतना पक्का है कि वो अलार्म से भी नहीं टूटने वाला। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो नेचुरल अलार्म है अपने घर में, वो होती है मम्मियां। भाई मम्मी जो सुबह उठाना शुरू करती है ना भाई, क्या अलार्म काम करेगा भाई। मतलब सपने भी अगर बच्चा देख रहा है तो सपने में भी मम्मी घुस जाएगी भाई, और वहां पर भी तुमको उठा देगी वो एकदम फटाक करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये नेचुरल अलार्म होता है। तो ये बाहर से आपको एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए
जा रहे हैं कि भाई उठो, काम करो, स्कूल तुम्हें पहुंचना है। आया समझ कि नहीं आया? तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रेस्ट पे बने रहने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, रेस्ट पर बने रहने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, वैसे क्या होता है, कोई बॉडी अगर मान लिया स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करिए, ठीक है, तो अब उस बॉडी के अंदर टेंडेंसी क्या आ गई है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही एग्जीक्यूट करने की बॉडी के अंदर टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, अब जब तक उस पर कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए जो कि बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब तक बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने वाली। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बकायदा बनाए रखने की। ठीक है, उस टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, ओके सर, डन। अब ना यहां पे इनर्शिया पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, मैं आपको वो बता देता हूं। इनर्शिया में लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज होती है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या बोला मैंने? कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है ना तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा, और किसी बॉडी का अगर मास बहुत कम है ना तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा। क्या बोला मैंने? किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा, और किसी बॉडी का मास अगर बहुत कम है तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा। ठीक है, अब जरा मेरी बातों पर गौर करते हुए चलना। फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा ले लेते हैं कि मान ले एक कार है, ठीक है, और एक ट्रेन है। अब ये कार का मास बहुत कम है एज वन कंपेयर टू द मास ऑफ द ट्रेन। किसी भी चीज को आप कम या ज्यादा तब कह सकते हो जब आप उसे कंपेयर करते हो। ठीक है, चींटी को आप छोटा बोल देते हो बिकॉज आप उसको खुद से कंपेयर करते हो, तो चींटी जो है छोटी है। लेकिन अगर आप चींटी को एटम से कंपेयर करोगे तो फिर चींटी बहुत बड़ी है भाई। आया समझ? तो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आपका। ठीक है, आप किस चीज को रेफरेंस मान करके किसी दूसरी चीज को बड़ा या छोटा बता रहे हो। आया समझ के नहीं आया? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। तो एक कार है और एक ट्रेन है। ठीक है, यहां पे कंपेयर करेंगे तो कार का मास बहुत कम है और ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है, जिसका मतलब उसकी टेंडेंसी कम होती है अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की। ठीक है, मान लीजिए कार भी रेस्ट पर है और ट्रेन भी रेस्ट पर है, तो जब कार भी रेस्ट पर है तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ट्रेन भी रेस्ट पर है, इसके पास भी क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब किसमें मोशन करवाना ज्यादा आसान है, किसको मूव करवाना ज्यादा आसान है? तो भाई कार को मूव करवाना कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, मतलब आप पूरे एकदम अपने सारे ग्रुप को भी लेकर चले जाओगे ना ट्रेन को मूव करवाने के लिए, भाई धक्का मारने से ट्रेन नहीं मूव करने वाली तुम्हारी। आया समझ के नहीं आया? लेकिन 8-10 लोग, 8-10 क्या 4-5 लोग अगर लग गए तुम्हारे पास तो तुम वो जो छोटी सी कार थी उसको तो मूव करवा ही लोगे ना एटलीस्ट। आया समझ के नहीं आया? तो मसला क्या होता है यहाँ पे कि अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा होता है ना तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज्यादा है, वो जल्दी मोशन में नहीं आने वाला। और वहीं अगर आप चेक कर लेते हैं कार को, तो कार का जो इनर्शिया है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कार का मास बहुत कम था। आगे मेरी बात समझ में? ट्रेन का मास बहुत ज्यादा, ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा, कार का मास बहुत कम तो कार का इनर्शिया बहुत कम। तो ये था अपने पास इनर्शिया का बेसिक फंडा। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, दैट इज इनर्शिया क्या होता है बेसिकली? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, खुद से चेंज नहीं कर सकती अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, ये बॉडी खुद से कभी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या अपना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन चेंज नहीं कर सकती है भाई साहब, नहीं चेंज कर सकती। इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तुमने लिख लिया क्या कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? यस सर, लिख चुके हैं अपन इस चीज को, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब एक बहुत ही खूबसूरत सी बात तुम और सुनना, पता है क्या होता है? लीनियर मोशन के दौरान ना ऐसा मानते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दोनों को ना एक तरह से ही डील कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कैसे देखते हुए चलना। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। देखो वैसे अगर आप चेक करो ना इसको ऑब्जेक्टिवली, तो भाई स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म का बेसिकली मतलब ही होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो एक सिनेरियो में बॉडी रेस्ट पर है और दूसरे सिनेरियो में क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। दोनों में कॉमन चीज ये होती है कि दोनों ही कंडीशंस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बोथ have
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों में ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बोथ हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट देख लिया जाए या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देख लिया जाए, दोनों में ही एक्सेलरेशन जो होता है वो बाकायदा कांस्टेंट होता है। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोग को, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है या बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो फिर उसका यूनिफॉर्म मोशन या फिर उसका बेसिकली रेस्ट का जो स्टेट है उसको चेंज अगर करना है आपको, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा सर? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स की हमेशा हमेशा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। किस लिए पड़ने वाली है? टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। अगर देखो भैया, अगर तुमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, एक फॉर्मूला आता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ हम जानते हैं कि भाई पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी होता है। भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताते हुए चलना जो भी चीज तुम्हें, ऐसे मैं तुमसे मैंने सवाल पूछा, ठीक है। अब अगर तुम्हें वो फट से समझ गया कि हाँ सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, ठीक है। तो आगे मेरी बात समझ, अब जरा गौर करें। तो भाई सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया ना, तो उससे बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा एंड फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो कम समय में ही मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा मोमेंटम को चेंज करवाने में, ठीक है। तो यहां पे क्या है? फोर्स और चेंज इन टाइम दे आर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा मसला क्या है? फोर्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस प्रकार से ऐसा होता है? देखो, ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो लीनियर मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, भारी चेंज आएगा। अगर मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो लीनियर मोमेंटम में कम चेंज आएगा, हल्का चेंज आएगा, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? ऐसा वाला मसला पूरा क्लियर है? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यस सर, इट इज ऑल क्वाइट क्लियर, क्वाइट डन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतनी शानदार सी बात होती है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, यार ये चेंज कैसे निकलता है लीनियर मोमेंटम में? भाई सिर्फ लीनियर मोमेंटम क्या, किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है तो एक ही तरीका होता है उसका, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर आपको चेंज निकालने हैं लीनियर मोमेंटम में, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस कर दीजिएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम को। तो व्हाट इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम? सर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। What is the initial linear momentum? तो सर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर? टाइम आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास को रखना बाहर, ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू ओवर टी हो जाएगा। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू, भाई ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये क्या होता है? तो सर ये v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का अपने पास में जो फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी जिसका मास m के बराबर है, अगर एक बॉडी जिसका मास m के बराबर है, अगर मैंने उस पे f अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर दिया तो लाजमी सी बात है कि उस बॉडी के अंदर हो जाएगा एक्सेलरेशन। उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस, सुप्रीम तरह से क्लियर एंड डन हो चुका है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया जाए एफ के अमाउंट का, जिस बॉडी का मास एम का है, तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है ना वो ए अमाउंट का प्रोड्यूस हो जाता है, विच अल्टीमेटली मींस कि फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी। अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स अप्लाई करने से होता क्या है? एक्सेलरेशन ही तो प्रोड्यूस होता है, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप नहीं कह सकते हो। या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। प्यार से रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी कहा जाता है इस चीज को, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा आप लोगों को दिमाग में बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चले, तो फोर्स इक्वल टू हो चुका है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई करा तो अब बॉडी का मोशन जो है ना वो यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी रह पाएगा, चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ देयर इज एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें फिर भी इसको नोट करना है ना तो एब्सोल्युटली आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको आप बाकायदा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या लिखा हुआ है, दिस फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द मास ऑफ द बॉडी। हमने देखा था कि हाँ यार, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है दैट बेसिकली वेरीज डायरेक्टली एज द मास ऑफ द बॉडी, टू द मास ऑफ द बॉडी। लिख दें, दिस फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द मास ऑफ द बॉडी, हेंस मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख दिया था कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवाने के लिए कम अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। क्या बोला मैंने, मास ऑफ द बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। इतनी आरामदायक बात है, मेरे ख्याल में कोई परेशानी आपको यहां तक नहीं आएगी। सिमिलरली अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट। अच्छा, यहां तक का जो पूरा मसला था ना, दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर मोशन। हर एक चीज को मैं सुप्रीम तरह से क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब जरा आप गौर करेंगे, जैसे एक बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट, अच्छा जैसे एक बॉडी अगर जब रेस्ट पे थी ना तो वो लीनियर मोशन में लीनियरली मूव नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आपको एक लीनियर फोर्स अप्लाई करना पड़ गया था। तो बॉडी के पास क्या था, लीनियर मोशन का इनर्शिया था। वैसे ही उसी प्रकार कोई बॉडी अगर रेस्ट पर होती है ना तो वो अपने आप रोटेट भी करना शुरू नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब सेम चीजें हमने लीनियर मोशन में पढ़ी हैं, अब वही आइडिया हम रोटेशनल मोशन में चिपका रहे हैं, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में आ रही है तो उसके लिए लीनियर फोर्स की रिक्वायरमेंट रही होगी। उससे पहले बॉडी वाज अंडर लीनियर इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। अब जैसे सिमिलरली अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपने आप रोटेट करना भी शुरू नहीं कर देगी किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एंड अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस कैन नॉट स्टॉप। तो यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रेस्ट और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों की बात कर ली गई है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो अपने आप रोटेट करना स्टार्ट नहीं कर देगी, मतलब उसके पास क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और अगर कोई बॉडी पहले से रोटेट कर रही है तो वो अपने आप रुक नहीं जाएगी, उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन है। क्या है उसके पास, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो यहां पे ये जो इनर्शिया है ना, इसी बेसिकली इनर्शिया को आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो आप कहेंगे उसको क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन। तो दैट इज देयर इज अ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन एज वेल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एक इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन का भी, जिस प्रकार से लीनियर मोशन में होता है उसी प्रकार से इनर्शिया रोटेशनल मोशन के अंदर भी होता है। क्या आपको ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? मैं चाहूंगा कि एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लें यार, मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। यस सर, क्लियर है, ठीक है। चलो, अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो क्वांटिटी मेजर करती है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन को, जो क्वांटिटी मेजर करती है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन को, उस क्वांटिटी को या तो कहा जाएगा रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, या तो आप सीधे कह दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पता है मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम जो ये अभी पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है एसओपीआरएम। एसओपीआरएम का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप ये लिखते हुए चलें, एसओपीआरएम का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और मैं बता दूं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर ना बेसिकली दो तरह की चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं, ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। पहला हिस्सा होता है सेंटर ऑफ मास, बोले हाँ कि ना। सेंटर ऑफ मास तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं सेंटर ऑफ मास का। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। बस कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट खुद बहुत अपडेटेड होती है बेटा, ठीक है। आपका बस ये बनता है कि आप जा करके प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लें, हर एक वीडियो को समझते हुए देख लें, ठीक है। सब कुछ करवा के रखा हुआ है आप लोग के लिए। तो ये क्या होता है, पहला हिस्सा होता है सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर तेरे दिमाग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा बेसिक आइडिया एकदम फिट हो गया ना, तो ये समझ ले कि फिर अब उसके बाद तो तुमने इस चैप्टर पे ना मतलब एक तरह से ग्रिप हासिल कर रही है, ठीक है। तो ये अपना पूरा जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला था। ये रोटेशनल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये अपना हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होगा भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है, ठीक है।
है। रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करने का तरीका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में क्या था कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो बोल दो कि उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है, बॉडी का मास कम है तो बोल दो कि उसका जो इनर्शिया है लीनियर मोशन का वो कम है। अब वैसे ही मसला यहाँ पे होता है कि अगर आपको रोटेशनल इनर्शिया के बारे में बात करना है तो फिर आप बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू, ठीक है, मतलब इसके कंधे पे रख करके बंदूक से गोली चलाई जाएगी। अब जरा गौर करें, अगर मुझे ये बोलना है कि यार इस बॉडी का जो रोटेशनल इनर्शिया है ना वो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है। जैसे वहां पे लीनियर में क्या किया था, मास पे फोकस किया था कि अच्छा इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, इसका मास ज्यादा रहा होगा, इस बॉडी का इनर्शिया कम है, इसका मास कम रहा होगा। तो वैसे ही यहां पे कर रहे हैं कि अगर इस बॉडी का, ठीक ऊपर पंखा है भाई, ठीक है, अगर इस बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, पक्का ज्यादा होगा। मतलब वैसे ही मसला कर दिया, जो मास था वहां पे लीनियर मोशन में, वही कार्यक्रम संभालेगा कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। और अगर मैं बोलता हूं कि इसका रोटेशनल इनर्शिया कम है, इसका मतलब पक्का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम रहा होगा। आया समझ कि नहीं आ गया? पक्का। वैसे तो मजेदार चीज क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m से नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चले, तो यहां पे क्या हो चुका है, दस रोटेशनल इनर्शिया प्लेस द सेम रोल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल इनर्शिया। भाई रोटेशनल इनर्शिया का एक और नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बात को तुम लिख लेना ऊपर कि भाई अगर मैं कहूं कि ये रोटेशनल इनर्शिया है तो तुम क्या कहोगे? तुम ये कहोगे कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है। बस वो नाम का अंतर होता है बेटा, ठीक है। ये प्रतीक हो गया और ये निक्की हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नाम होता है बहुत ज्यादा ऑफिशियल, एक नाम होता है घर वाला। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया, एक नाम है रोटेशनल इनर्शिया और दूसरा नाम क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों ही नाम की इक्वल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दोनों ही नाम जो है वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दस रोटेशनल इनर्शिया प्लेस द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया सेम रोल प्ले करेगा इन द रोटेशनल मोशन जो कि मास प्ले करता था इन द लीनियर मोशन, ठीक है। तो भाई मैं चाहूंगा कि आप जरा कमेंट सेक्शन में इस बात को भर दें अच्छे से कि हाँ सर कौन सा वाला क्या है। ये रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक ही चीज है, इसको अपन कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ओके सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग, मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था मैंने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल एनालॉग है किसका? मास इन लीनियर मोशन, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स इन लीनियर मोशन का, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है लीनियर वेलोसिटी मतलब v का, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है लीनियर एक्सेलरेशन a का, ठीक है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल एनालॉग है ऑफ मास इन द लीनियर मोशन, ठीक है। इसका एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल जो है मैं आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत कर देता हूं। जैसे ये एग्जाम्पल से क्या है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। और अगर तुमने लीनियर मोशन पढ़ के रखा है ना भाई, तो रोटेशनल मोशन में तुम्हें तकलीफ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ ये समझना है कि किस टर्म को किसने रिप्लेस करा है। क्या समझना है? किस टर्म को किसने रिप्लेस करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो हाँ कि ना। यस सर, हम समझते हैं इस बात को सर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखना, इसके रेप्लिकास मार दूंगा, बस कहानी ही खत्म हो जाएगी। इसके रेप्लिकास मार दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सुनना मेरी बात, फोर्स की जगह क्या आएगा सर? टाउ आएगा। अब जल्दी बताओ m की जगह पे क्या आएगा भाई? तुम बताओ, जल्दी बताओ। m की जगह पे आएगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या उम्दा बात है, बहुत शानदार। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू अल्फा। यही तो खूबसूरती है बेटा, यही तो खूबसूरती है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अब तुम एक और एग्जांपल ले लो। क्या तुम जानते हो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, बिल्कुल जानते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा सर मास इनटू वेलोसिटी। अब अपन मारते हैं इसका रोटेशनल टर्म, ठीक है। अब मारते हैं अपन इसका रोटेशनल टर्म। तो लीनियर मोमेंटम के लिए कुछ, मास के लिए कुछ और वेलोसिटी के लिए कुछ। तो लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग होगा वो होगा
एंगुलर मोमेंटम, एल से करेंगे रिप्रेजेंट। मास का जो रोटेशनल एनालॉग होगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का जो रोटेशनल एनालॉग हो जाएगा वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा सर एंगुलर वेलोसिटी। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। मैं चाहूंगा कि इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहूंगा कि इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपसे आगे वार्तालाप करते हैं। हो गया सर? बहुत बढ़िया था, क्लियर हो गया। तो अब तक दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है कि भाई कुछ नहीं है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी का मास ज्यादा, इसका मतलब उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा। अब जैसे हम मास की बात करते थे इन द केस ऑफ लीनियर मोशन, उसी रिस्पेक्ट के साथ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी पड़ेगी इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, जो पोजीशन मास की थी लीनियर मोशन में, वही पोजीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है एंगुलर या फिर रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो मास को कौन रिप्लेस कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाली जो बात थी ना, वो अपने दिमाग में पच गई थी पूरा अच्छे से कि हाँ हाँ ठीक है, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टाउ है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन का जो रोटेशनल टर्म है वो क्या? अल्फा है। उसी प्रकार मास का जो रोटेशनल टर्म है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी आरामदायक बात। ठीक है, चले सर आगे आपको लेके चले। जी हाँ, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ऊपर। किस पे आने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर आप गौर करें तो अगर मैं किसी भी एक जैसे मान लें एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है? इसका मास मान लेते हैं m के बराबर, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v के बराबर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर एब्सोल्युटली क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैं आप लोग को लेकर चलना चाहूंगा, भाई जरा वेलोसिटी को खोलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जरा वेलोसिटी को खोलना पड़ेगा भाई। v का मतलब बेसिकली लीनियर वेलोसिटी होता है। v का मतलब बेसिकली क्या होता है सर? v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस होता है, और ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा सर? v का मतलब लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब क्या होता है सर? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुप्रीमली क्लियर है। अब क्या होता है यहाँ पे इनके बीच में जो रिश्तेदारी बनकर के आती है ना, वो बड़ी अद्भुत होती है। लीनियर मोशन की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन क्या होता है सर? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें रिलेशन क्या होता है सर? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं आपको बताऊं एक बहुत ही उम्दा चीज, जरा सुनते हुए चलना प्लीज। ओमेगा मतलब क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा गौर करो ना, अगर लीनियर वेलोसिटी होता तो आप कौन सा फॉर्मूला देते सर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, टाइम यहाँ पे टी के बराबर है। अब मैं आपसे अगर बात कर देता हूं कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप भी जानते हैं कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो जो अपने पास थीटा है वो हो जाएगा 2 पाई के बराबर। एक रेवोल्यूशन का कंप्लीट होना, इसका मतलब होता है एक चक्कर का पूरा लग जाना। अगर एक चक्कर पूरा लग चुका है तो बेटा क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, सेमी सर्कल में बनता है पाई, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अगर 3 क्वाड्रेंट हो गए तो 3 पाई बाई 2, 4 हो गए मतलब 2 पाई का एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा जो समय बीता है इसे बहुत ही खास तरह से टाइम पीरियड कहा जाएगा। क्या बोला मैंने? जो यहाँ पर समय बीता है ना, इसे बहुत ही खास तरह से टाइम पीरियड कहा जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब कितना समय लगता है किसी बॉडी को एक चक्कर कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कितना समय लगता है किसी बॉडी को एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, उस समय अंतराल को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो भाई एक काम करो, पहले जरा इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन पे लेकर के आता हूं। और ये डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी डेरिवेशन से निकल के आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें पहले आप। चलें भाई फिर कहानी को स्टार्ट करें। यस सर, ये अपन ने पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब तो मैं लेकर के आता हूं कि कैसे निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना पड़ेगा उस पर आपको जरा लेकर के आते हैं। चलें शुरुआत करें इसकी अब। ठीक है, एक बॉडी लेनी पड़ेगी अपन को, इस रैंडम सी बॉडी। ठीक है, और ऐसा वाला कार्यक्रम हम पहले से भी कर चुके हैं, तो हमने एक ऐसी रैंडम सी बॉडी ले ली। अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज थी बेटा। सर कौन सी चीज? देखो यहाँ पे ओमेगा अपने पास में क्या आ चुका है? 2 पाई अपॉन टी आ चुका है।
अब जैसे मान ले कि मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल था, इसका मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है, एक का मास m3 है, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसका मास कितना होगा, mn होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर ये बॉडी आ गई है अंडर रोटेशनल मोशन और ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, बॉडी कर रही है रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी कितना है इसका, ओमेगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होता ये है कि भाई सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, जिसका मास m3 है, जिसकी दूरी r1 है, जिसकी दूरी r2 है, जिसकी दूरी r3 है, भाई वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं तो इवेंचुअली इस रिजिड बॉडी का ही पार्ट हैं, तो इवेंचुअली इस रिजिड बॉडी का ही पार्ट। तो भाई अगर ये बॉडी एक चक्कर पूरा काट रही है 2 सेकंड में, तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक चक्कर काट रहा होगा कंप्लीट 2 सेकंड्स में। फिर से बोल देता हूं, अगर ये बॉडी एक चक्कर काट रही है 2 सेकंड्स में, तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक चक्कर पूरा काट रहा होगा, 2 ही सेकेंड्स उस बॉडी को लग रहे होंगे, ठीक है, आया समझ। इसका मतलब ये हो गया कि हर पार्टिकल का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, हर पार्टिकल का एक चक्कर में लगने वाला एंगल भी 2 पाई बिल्कुल सेम है। तो हर पार्टिकल का इररिस्पेक्टिव वो रोटेशन एक्सिस के पास है या फिर रोटेशन एक्सिस से दूर है, दैट डजंट मैटर, कहीं पर भी हो पार्टिकल, लेकिन हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बकायदा बराबर है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि ऑल द पार्टिकल्स, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लेना, ऑल द पार्टिकल्स विल बी हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी, ऑल द पार्टिकल्स विल बी हैविंग exactly, all the particles will be having exactly the same to same angular velocity, ठीक है, the same angular velocity, हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बकायदा सेम है। ऑल द पार्टिकल्स विल बी हैविंग सेम टू सेम एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मतलब क्या है भाई, पहले वाले का ओमेगा 1, दूसरे वाले का ओमेगा 2, तीसरे वाले का ओमेगा 3, ये सब के सब बराबर ही हैं, ठीक है, ओमेगा n। तो क्यों ना इसको, जब सब बराबर ही हैं तो क्यों इसको ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 बोले अपन, इसको अपन सीधे ओमेगा बोल देते हैं ना यार। आया समझ कि नहीं आया, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम, ठीक है। मैं चाहूंगा इस बात को आप नोट कर लें, फिर अपन डेरिवेशन भी तो स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन, क्लियर हो चुका है। अब जरा इसको क्लियर करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, मान लो इसकी जो रोटेशन एक्सिस है ना वो ऐसे पास कर रही है, ठीक है सर, बढ़िया। ये इसकी पास कर गई क्या सर, रोटेशन एक्सिस, ये इसकी पास कर गई है सर रोटेशन एक्सिस, एंड दिस बॉडी इज अंडर रोटेशन, दिस बॉडी इज अंडर रोटेशन, और इसमें रोटेशन आ चुका है सर ओमेगा के अमाउंट का, इसमें रोटेशन आ चुका है सर ओमेगा के अमाउंट का। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहां पे जो उसके मासेस होंगे, इसका मास कितना है, m1 है, इसका मास कितना है, इसका मास है m2, ठीक है। अब ऐसे करके अपने पास क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अपने पास ऐसे करके क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो भाई सबका अपन एक बार सर्कुलर पाथ एक बार डिफाइन करते हैं। एक काम करते हैं, सर्कुलर पाथ डिफाइन पहले कर देते हैं, उसके बाद पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। और एक ये बना दिया, और एक ही अपन ने बना दिया nth वाले पार्टिकल के लिए, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। हाँ सर, चलेगा ये, ठीक है। अब जो अपने पास पार्टिकल्स हैं भाई, एक का मास अपन कितना ले लेते हैं, एक का मास अपन m1 ले लेते हैं, एक का मास अपन कितना ले लेते हैं सर, m2 ले लेते हैं। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका मास अपन ने m सबस्क्रिप्ट n रख लिया है, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे गौर करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है भाई। सेंटर से इस कंसर्न पॉइंट की दूरी अपन कितनी मान लेते हैं सर, r1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा करके रखा हुआ है, इसको अपन ने r1 मान लिया। अच्छा, सेंटर से इस वाले पॉइंट की दूरी को अपन कितना मान लेते हैं भाई, इस वाली को r2 मान लेते हैं, पहले से भी करके रखा हुआ है, इसको r2 मान लिया। अब क्या है कि nth वाला पार्टिकल है, तो यहाँ सेंटर से इसकी दूरी अपन कितनी मान लेंगे, rn निकाल लेंगे, r ऑफ n निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका मास अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी बकायदा सेम है, ठीक है। अब मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इस पूरी बॉडी का निकाल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैं इस पूरी बॉडी का निकालना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो k का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर बॉडी। k का मतलब क्या होने वाला है, k का मतलब होने वाला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर बॉडी।
और ऑब्वियसली ये बॉडी लीनियर मोशन में नहीं है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी लीनियर मोशन की नहीं होगी, ठीक है। ये बॉडी अंडर रोटेशन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर रोटेशन ही होने वाला है, ठीक। यस सर, क्लियर है, सुप्रीम तरह से क्लियर है। चलें आगे बढ़ाते हैं बेटा कहानी को। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको इन टोटल, वो आप कैसे निकालोगे? तरीका क्या होता है भाई? पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी प्लस तीसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, अप टिल करते करते अपन निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी nth वाले पार्टिकल की, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू K1 का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। अब जरा गौर करेंगे, जब ये बॉडी आ चुकी थी अंडर रोटेशनल मोशन और वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ना, अगर आप इस पार्टिकल को देखो अच्छे से, तो ये पार्टिकल भी तो मूव ही कर रहा है, ये पार्टिकल भी तो मूव ही कर रहा है, और वो भी मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं आपको इस पार्टिकल का टॉप व्यू दिखाऊं, अगर मैं आपको इस पार्टिकल का टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू यहां दिखाता हूं, ठीक है। तो भाई इधर ध्यान देना, इधर जब मैं इस पार्टिकल के आपसे टॉप व्यू की बात करूंगा ना, तो भाई जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको एक सर्कल की तरह नजर आएगा। बोलो हाँ कि ना यार? ऑब्वियसली जब आप इस वाले पार्टिकल जिसका मास m1 है, जब आप इसको देखोगे ऊपर से, तो ये आपको नजर आएगा एज इफ ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। और जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो ये मास m1 था ना, वो आपको नजर आएगा यहाँ पे। इसका जो मास m1 है वो आपको नजर आएगा यहाँ पे, ये रहेगा इसका सेंटर। और फिर आपने ये मारा ऐसे, ये मारा आपने क्या? इसका पोजीशन वेक्टर बोले तो r1, इसका पोजीशन वेक्टर बोले तो r1। और उसके बाद भाई इसके पास जो वेलोसिटी थी ना, ये पूरी बॉडी घूम रही है अंडर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो ये वाला रेवोल्यूशन मारेगा और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे अंदर की तरफ होगी यार। आया समझ कि नहीं आया भाई साहब? इतना मुझे बताएं। और इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, इसकी वेलोसिटी को मैं v1 कहूंगा, ठीक है। बिकॉज लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, ठीक है। अब यार एंगुलर वेलोसिटी सेम होने का रीजन क्या है? क्योंकि फॉर्मूला उसका होता है 2π/t। 2π हर पार्टिकल एक चक्कर लगाने में 2π का एंगल मारेगा। टाइम मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। एक चक्कर काटने में अगर पूरी बॉडी को 2 सेकंड लग रहे हैं, तो बॉडी के हर पार्टिकल को 2 सेकंड ही लग रहे होंगे वो चक्कर पूरा काटने में। इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम है। लेकिन ऐसा मैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? r इंटू ओमेगा। फिर से बोल दो एक बार, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? r इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा चलो सबका सेम है, लेकिन रेडियस सबका सेम नहीं था, जिस वजह से लीनियर वेलोसिटी भी सबकी सेम नहीं रहने वाली। तो भाई सबकी लीनियर वेलोसिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा जरा गौर फरमाते हुए चलना। हाफ इंटू पहली वाली का मास क्या है सर? m1, और पहली वाली की वेलोसिटी क्या है सर? v1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बोलो तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद K2 का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली बॉडी की। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अप टिल nth पार्टिकल। तो हाफ इंटू मास ऑफ nth पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल का स्क्वायर। मेरे ख्याल में आप लोग को यहां तक का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। चले अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे अच्छे से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू भाई हाफ इंटू m1 को बिल्कुल मत छेड़ना भाई। ये जो v1 है ना, ये v बेसिकली क्या होता है? r ओमेगा के बराबर होता है। मैं यहां पे लिख दूं क्या? v1 क्या हो जाएगा? r1 ओमेगा। R1 था ना, R1 ओमेगा, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा? दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? R2 ओमेगा। nth वाले का वेलोसिटी निकालूंगा तो Rn इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है। तो V का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई सर? सुप्रीम तरह से आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाफ इंटू दूसरी वाली बॉडी का मास, और V2 मतलब क्या होता है? R इंटू ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। प्लस करते रहो तो क्या रहेगा? हाफ इंटू मास ऑफ nth पार्टिकल, उसके बाद Vn का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो Rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। क्या आपको यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया? सर बेहिचक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहां से? तो भाई अगर गौर किया जाए अच्छे से तो हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर बकायदा कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो बकायदा कॉमन आ रहा है। तो क्या चीज अलग यहां पे अंदर फंस रही है? m1 और r1 का स्क्वायर, प्लस क्या फंस रहा है बेटा? m2 इंटू r2 का स्क्वायर, अप टिल mn इंटू rn का स्क्वायर। ये चीज थोड़ी सी अलग फंस रही है। क्या आप लोग का दिमाग यहां तक पूरा क्लियर हुआ? यस सर, सुप्रीमली क्लियर हुआ। अब मैं आप लोग को ना एक बहुत ही शानदार सी चीज से वाकिफ करवाता हूं। देखिए
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली लीनियर मोशन, तो यहां पे आप लीनियर वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूले में लीनियर वेलोसिटी का टर्म नहीं आएगा, सिंस ये रोटेशनल मोशन है तो यहां पे रोटेशनल टर्म्स आने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। सुनना सुनना सुनना, बहुत प्यारी बात है बेटा, बहुत प्यारी बात है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पे हाफ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। तो अब वेलोसिटी थी लीनियर वाली, उसको रिप्लेस किसने करा? एंगुलर वेलोसिटी ने रिप्लेस करा। तो यहां तक की बात तो हम पचा गए, ठीक है, कि हाँ ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो ये हाफ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर तो मैच कर गया। लेकिन अब जहां पे मास आना चाहिए था वहां पे मास नहीं आ रहा है, वहां पे ये लंबा सा टर्म आ रहा है। और अब आपको ये चीज पता है कि यार रोटेशनल मोशन में मास को रिप्लेस कौन करेगा? तो रोटेशनल मोशन में मास को रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप यहां पे फॉर्मूला वाइज चेक करें तो हाफ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू मास होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, दिस इज बेसिकली मास, मास का रेप्लिका, नॉट मास। ये जो चीज पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली मास, दिस इज द मास का रेप्लिका, दिस इज द मास का रोटेशनल एनालॉग। तो वो मास का रोटेशनल एनालॉग स्वयं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर अप टिल mnrn का स्क्वायर जो है, ये दरअसल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब मैं आपके सामने ना इसको थोड़ा सा और प्यार से एक्सप्रेस कर देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा प्लीज, ठीक है। देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, यहां पे क्या हो रहा है? m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, m3r3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? समेशन चल रहा है। इसका मतलब क्या है? समेशन चल रहा है। किसका समेशन चल रहा है सर? mi-ri के स्क्वायर का समेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे समेशन किसका चल रहा है सर? mi-ri के स्क्वायर का समेशन चल रहा है सर, जहां पे i स्वयं वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक, ठीक है। कैसे? पहले आप i की जगह 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा? m1r1 का स्क्वायर। फिर आप i की जगह पे 2 डाल दो तो क्या हो जाएगा? m2r2 का स्क्वायर। अब टिल फिर आप i की जगह पे n डाल दो तो क्या हो जाएगा? mnrn का स्क्वायर। ये वाला फंडा आपके दिमाग में जा रहा है अच्छे से? यस सर, बिल्कुल सटीक तरह से हमारे दिमाग में ये चीज बस चुकी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ, उसके बाद यहां पे ओमेगा स्क्वायर था और हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर था, और यहां पे ये जो चीज है ये मास की जगह घेर रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे लीनियर वेलोसिटी की जगह किसने घेर ली? यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ने आके घेर ली। तो वैसे ही मास की जगह कौन घेरता है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेरता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझें कि जो ये खूबसूरत सी चीज आपके सामने यहां पर मौजूद है, ये दरअसल मास का रोटेशनल रेप्लिका है, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये दरअसल मास का रेप्लिका है विच इज I, और I का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस I का मतलब क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस I का मतलब क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं? देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ये आ जाएगा मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई सर? सुप्रीम तरह से क्लियर हो गई है। हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। और मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में आपकी मुलाकात किससे होने वाली है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होने वाली है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लिया अगर एक ही पार्टिकल होता, मान लिया अगर एक ही पार्टिकल होता जिसका मास m के बराबर होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैसे निकालते? भाई पहली बात तो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देयर हैज टू बी एन एक्सिस, ठीक है। और वो एक्सिस किसकी होती है? रोटेशन एक्सिस। और अगर रोटेशन हो रहा है मतलब रोटेशनल मोशन में ही निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में कोई रेलेवेंस नहीं होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। लीनियर मोशन में कोई भी रेलेवेंस नहीं होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये वाली बात तो बस चुकी होगी बेहतरीन तरह से, ठीक है। यस क्लियर इट ऑल। तो यहां पे अपने पास ये फॉर्मूला हो चुका काइनेटिक एनर्जी का। देखो
यहां से क्या चीज दिमाग में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी को रिप्लेस करा ओमेगा ने और बकायदा उसी खूबसूरती के साथ मास को रिप्लेस कर दिया है किसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, ठीक है, मास को रिप्लेस कर दिया है किसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया बेसिकली मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस उसका स्क्वायर हो जाएगा, और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सबको जोड़ देंगे तो ये अपन समेशन वाला जो टर्म है ना वो इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको एक काम करूँ ना यार, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ना प्लीज, पहले एक काम करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे लेके चलता हूं ना। हो गया सर, यस सर, क्लियर हो गया। अब ये देखो मेरे पास एक एक्सिस है, चलेगा, इसको अपन ऐसे बनाते हैं, रुकना 2 मिनट, अब आएगा तुम्हें समझ में बेहतरीन तरह से, समझना मेरी बात को अच्छे से। ये निकला सेंटर से, ये निकला ऐसे करके, ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एक बॉडी जो है ना वो इसके अबाउट ऐसे फिर क्या है, चक्कर काट रही है और वेलोसिटी इसकी ओमेगा के बराबर है। अब जैसा मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो मास है ना, इसके मास को अपन मान लेते हैं m के बराबर, और इसका रेडियस अपन ले लेते हैं, चलो यहाँ से r के बराबर ले लिया अपन ने इसका रेडियस, चलेगा सर, यस सर चलेगा। इसका रेडियस अपन ने कितना ले लिया सर, r के बराबर ले लिया। अब मेरी बात पे जरा अच्छे से गौर करना, मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस AB एक्सिस है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे मेरी बात समझना। MOI का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल जिसका मास कितना है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस AB, कौन सी एक्सिस है, AB, तो इस एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं ऐसे भाई, इस बात को समझ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता किसका है, किसी बॉडी का निकलता है, और कहाँ निकलता है, किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है किसका है, किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का निकलता है, और किसके अबाउट निकलता है, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट निकलता है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है भाई, इतना बस समझ, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब मैं बोलता हूं ना कि मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, उस पार्टिकल का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस होगा आर क्या, फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। तो मैं लिख देता हूं कि आर इज डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी, या बॉडी नहीं पार्टिकल, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल from the rotation axis, r is the distance of the particle from the rotational axis, from the रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट AB इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू क्या हो जाएगा फिर, r का स्क्वायर। क्लियरिंग दिस अप, यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये क्या, ये इसका यूनिट क्या होगा, तो सर यूनिट इसकी हो जाएगी मास के लिए किलोग्राम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दरअसल टेंसर क्वांटिटी होती है। अब सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू बदल देती है एक्सिस बदलने के साथ, ठीक है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो अलग आने वाली है। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि एक्सिस बदलने के साथ साथ अपनी वैल्यू चेंज कर लेती है, इसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। और आप एक बात समझ जाएं कि मोमेंट ऑफ पढ़ने के टाइम पे ना एक्सिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि इसके ऊपर अलग से टॉपिक्स बन चुके हैं, जिसे कहा जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक तरीका होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले से ले चुके थे, जहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहा था। और उसके बाद ये रहेगा आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कारनामा। आगे आपको पूरी बात समझ में, यस सर, ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है।
और अब आप इसको देख सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही कहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, m3r3 का स्क्वायर, अब टेल प्लस कर दिया था mnrn का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे ही एक्सप्रेस करा जा सकता है, समेशन ऑफ mi/ri का स्क्वायर, जहां पे i वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, और ये रहेगा तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला। मैं चाहूंगा यहां तक का फंडा आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं। चले भाई, बहुत शानदार, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया था। तो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ रहे थे और उसका जो फॉर्मूला आया था उसके अंदर इंट्रोडक्शन हो चुका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। यूनिट क्या होती है वो बता दी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और टेंसर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब उस फॉर्मूले में ही हल्के से मॉडिफिकेशंस करके अपने पास बन जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब जरा गौर करें क्या क्या लिखा हुआ है। एक और चीज बेटा, आपके एग्जाम्स में अपने आंसर को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है भाई, बुलेट पॉइंट पे जो भी चीजें लिखी हुई है ना उसको अच्छे से नोट करते हुए चला करो, किसी भी कंडीशन में मिस आउट मत किया करो। अदरवाइज होगा क्या ना कि तुम चीजें समझ तो जाओगे लेकिन उतने शानदार तरह से प्रेजेंट करके नहीं आ पाओगे, तो जितने मार्क्स तुम डिजर्व करते हो उतने मिल नहीं पाएंगे। इसका दुख मुझे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि बुलेट पॉइंट, हर एक बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पहले वाले में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सेस। पहली बात तो ये मैंने कहा भी था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो आप हमेशा किसी बॉडी का निकालेंगे। क्या कहा था मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हमेशा किसी बॉडी का निकालेंगे और किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, अबाउट अ गिवन एक्सिस। पक्की बात हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसका है, किसी बॉडी का निकालना है, और किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अबाउट एनी गिवन एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो m1r1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया है, नहीं सर। दूसरा वाला भी है m2r2 का स्क्वायर, क्या सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया है, नहीं सर। तीसरा वाला भी है मतलब nth वाला भी है mnrn का स्क्वायर। ये सब अपन सॉल्व करेंगे तब जा करके मिलता है अपने को क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब सॉल्व करेंगे तब जा करके मिलता है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर भी, masses of all the particles of the body and the squares of their respective perpendicular distance, ठीक है। and the squares of their respective perpendicular distance। तो पहले वाले पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो r1 था, दूसरे वाले पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो r2 था। ऐसे करते करते जो nth वाला पार्टिकल है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो rn बन गया था। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी बॉडी का अबाउट अ गिवन एक्सिस, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा गया है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विथ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये थोड़ी सी अनोखी चीज है, ठीक है। यहां पे क्या है कि रोटेट तो कर रही है विथ यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द गिवन एक्सिस। भाई इस बात का बार बार जिक्र किया जाएगा कि अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो इस बॉडी का निकाल दो, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल दो। बिकॉज मैंने कहा था किसी बॉडी का अगर आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो किसी गिवन एक्सिस के अबाउट निकलता है। कहां निकलता है, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट निकलता है, ठीक है। यह सब पूरा फंडा क्लियर। अब ध्यान देना, ये जो आखिरी वाला बुलेट पॉइंट है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, देखो एक सेकंड, अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू, भाई बोलते हैं अपन है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन दिमाग में बखूबी तरह से ये बैठा हुआ है कि मास नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और लीनियर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं कि फॉर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, फॉर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा अपने पास में, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई थी बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, पक्का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस
इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कब होगा? एट अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ यूनिटी एंगुलर वेलोसिटी। ये तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा भी सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, क्लियर। चलें आगे बढ़े। ओके सर, डन। अब आते हैं यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम पहले से ही निकाल चुके थे। जैसे मान लें अपने पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और किसका निकालना था भाई साहब? एक अपन ने ये सर्कुलर पाथ लेके रखा हुआ है और यहाँ पे कौन घूम रहा है? यहाँ पे एक पार्टिकल जो कि घूम रहा होगा, ठीक है। ये लिया अपन ने सर्कुलर पाथ, और इसके अबाउट कौन घूम रहा होगा? एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होगा। तो इस पार्टिकल का मास अपन ने कितना मान लिया था सर? इसका मास अपन ने m के बराबर मान लिया, और इसकी दूरी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस ये अपन ने ले ली है r के बराबर, ठीक है। तो इस एक्सिस AB के अबाउट जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो क्या हो जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास अपने पास कितना हो चुका है? m के बराबर, और डिस्टेंस क्या है? r, तो मास इनटू r का स्क्वायर। बस बात ही खत्म हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इंटू r का स्क्वायर। शुरू होते ही बात खत्म हो चुकी थी, और m का मतलब मास मतलब किलोग्राम, उसके बाद r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? मास के लिए m और डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए मतलब क्या? l का स्क्वायर। भैया ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया है क्या? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन सर। चलें आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के ऊपर। इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता था मैं, लेकिन द थिंग इज दिस कि ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन नाम की चीज़ है ना, ये बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ चिपक करके आती है, ठीक है। तो मैंने इसको इस वीडियो के अंदर ही इंक्लूड कर लिया है। तो इस वीडियो का जो अपने पास टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है और रेडियस ऑफ गायरेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। बिकॉज ये रेडियस ऑफ गायरेशन को समझने के लिए मतलब 90% काम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होना है, ठीक है। 90% काम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होना है, इसलिए मैंने इसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? तो भाई पहली बात तो क्लियर है कि हाँ, एक तरह का रेडियस है मतलब एक तरह का डिस्टेंस है, एक तरह का क्या है? डिस्टेंस है। तो फिर अपना दिमाग क्या, आप डिस्टेंसेस के ऊपर ना ज्यादा फोकस कर दो कि अच्छा इसका डिस्टेंस ये है, क्या ये रेडियस ऑफ गायरेशन है? इसका डिस्टेंस ये है, क्या ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन? तो अब दिमाग ना हल्का सा अपना जो है तेज दौड़ना शुरू कर देगा। अब जरा गौर करना शुरू करो। देखो, तो पहले जरा डेफिनेशन समझना है इसकी, उसके बाद मैं इसके डेरिवेशन के ऊपर लेकर के आऊंगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन समझ लो इसकी, उसके बाद डेफिनेशन को समझने में और हेल्प करवाऊंगा मैं तुम्हारी क्या, डायग्राम के सहारे से, उसके बाद फिर डेरिवेशन पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? पहले गो विद डेफिनेशन, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आएगा वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा पूरा 100%, और उसके बाद फिर आपको डेरिवेशन पे लेकर के आ जाऊंगा, बस समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, मतलब ये भी किसी गिवन एक्सिस के अबाउट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी गिवन एक्सिस के अबाउट निकालते हैं किसी बॉडी का, और रेडियस ऑफ गायरेशन भी किसी गिवन एक्सिस के अबाउट ही निकालने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते भी है ना, तो वो हमेशा रोटेशन एक्सिस से ही तो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि एक पार्टिकल उसका मास m1 है, ठीक है, उसकी दूरी अगर r1 है तो उसकी दूरी r1 कहाँ से है? फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस ओनली ना। आया समझ के नहीं आ गया? तो यहाँ पे सब जो दूरियां है ना वो बेसिकली रोटेशन एक्सिस से निकाली जाती हैं, ठीक है। नाउ तो जो हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको अपन कैपिटल K से बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, अब ये होता क्या है? ये होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली रेडियस है तो एक डिस्टेंस ही होगा, तो ये होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट का, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस से ये निकालना है, जहां पर अगर पूरा मास उस बॉडी का कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, ठीक है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, जिस पॉइंट पर अगर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, तब बॉडी का जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
तब बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस पॉइंट के अक्रॉस वो एग्जैक्टली सेम आएगा उसके एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि एक तरीका क्या है, इस बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मेरी बात सुनना, बहुत उम्दा बात है, इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसा मान लीजिए ना कि इस पूरी बॉडी का जो पूरा मास है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, वैसे अगर आप इसमें गौर फरमाने जाएंगे तो इसमें अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वैसे अगर आप इसमें गौर फरमाएंगे अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का मास m है। अगर हर पार्टिकल का मास m है, अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो टोटल जो अपने पास मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू n। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और वैसे क्या होता है कि बॉडी जो टोटल मास है उसको अपन क्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। तो कैपिटल M इज द मास ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है, कैपिटल M इज द मास ऑफ द एंटायर बॉडी। और अगर आप एकदम पार्टिकल वाइज चुन चुन के चलना चाहते हो तो एक का मास कितना है, छोटा वाला m, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो एक तरीके से अपन मास ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको इस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप ये मान लें कि इस पूरी बॉडी का जो मास है ना, मतलब पूरी बॉडी का मास मतलब कैपिटल M। ठीक है, तो आप ऐसा मान लें कि इस पूरी बॉडी का जो मास है ना वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर ये पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब ये काम कर रहा है एज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इसकी दूरी क्या है रोटेशन एक्सिस से, बस उसी दूरी को कहा जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आपने निकाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, निकल जाएगा m इंटू के का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू के का स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हम तो एक काम करेंगे, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या किया था, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी की निकालनी थी तो मैंने एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली और सबको मैंने ऐड किया था। ठीक है, उसी प्रकार एक तरीका ये होता है कि आप हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। क्या तरीका होता है कि आप हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो और फिर उसको आप जो है ना वो ऐड कर दो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का मिल जाएगा। आया समझ कि नहीं? तो दो तरीके अपने दिमाग में डन कर लो। पहला मेथड क्या है कि ऐसा मान लो कि पूरी बॉडी का मास जो है वो बड़ा वाला m, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी जो दूरी है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, यहां से निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, अगर आप ऐसा मान लेते हो कि भाई हर एक पार्टिकल का निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सबको ऐड कर दे, तब जो मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट P का फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। वही चीज यहां पे लिख करके रखिए। नाउ ये फॉर्मूला कैसे आएगा वो तो अपन अभी निकाल करके रख देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत दें इस चीज को पूरा। यस सर, क्लियर करते हैं। भाई तुम्हें अगर डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तुम बेहिचक डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैंने लिखा हुआ है ना बेटा यहाँ पे mn इज इक्वल टू m, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है, बिकॉज पता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको तुम अगर हल्के में ले जाओगे ना तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे जो छोटा वाला m है ना, दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। ये जो छोटा वाला m है ना, दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। ये जो छोटा वाला m है ना, दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, और जो n है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो n है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो n है ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो ये बड़ा वाला m है ना, दिस इज द मास ऑफ द एंटायर बॉडी। ये जो बड़ा वाला m है ना, दिस इज द मास ऑफ द एंटायर, और ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, दिस इज द मास ऑफ द एंटायर रोटेटिंग बॉडी। दिस इज द मास ऑफ द एंटायर रोटेटिंग बॉडी। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में अभी वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना है। यहाँ पे ये मान लेते हैं अपन एक बॉडी है। यस सर, मान लिया अपन ने, अपने पास एक बॉडी है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई इसका ये एक रोटेशन एक्सिस है। ठीक है, ये है भैया इसका एक रोटेशन एक्सिस।
ये है इसका एक रोटेशन एक्सिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो बॉडी है ना ये रोटेट कर रही है ऐसे करके, ये जो बॉडी है ना ये ऐसे रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, बोले तो ओमेगा, ठीक है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। अब भाई देख क्या होता है कि यहाँ पे इसका मास कितना है, m के बराबर है, ठीक है। अच्छा पहले तो अपन एक काम करेंगे, सर्कल से बना लें यहाँ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारे पार्टिकल्स थे, ये सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसका मास कितना है m1, सबका मास m ही ले लेते हैं, इसका मास m है। ये डेरिवेशन का पिच पॉइंट था भाई, सबका मास m लेके चल दो, ठीक है। सबकी दूरी अलग अलग जरूर हो सकती है, तो भाई इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है r1 के बराबर, भाई इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी r1 के r2 के बराबर है, इसकी दूरी कितनी है, rn के बराबर है। लिख लें अपन इसको, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है rn। अब हमने ऐसा मान लिया कि पूरी बॉडी का मास जो है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। ये मान लिया कि इस पूरी बॉडी का जो मास है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस पूरी बॉडी का मास बोले तो बड़ा वाला m, इस पूरी बॉडी का मास बोले तो बड़ा वाला m। अब इसकी जो दूरी हो जाएगी ना फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, इसकी जो दूरी हो जाएगी फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, इस दूरी को ही तो कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इस दूरी को ही तो कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आप समझे मेरी पूरी बात को? ठीक है सर, ठीक है। अब एक तरीका क्या होता है इसका, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, तो एक तरीका ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी जब निकालना चाह रहे हैं अपन, तो एक तरीका ये है कि आप निकाल दें ये पर्टिकुलर पॉइंट P के अबाउट, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप निकाल दें पर्टिकुलर पॉइंट P के अबाउट, तो एक्सेस का नाम अपन क्या देते हैं, इसको AB एक्सेस नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AB के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, टोटल बॉडी का मास कितना है सर, m के बराबर इसका मास है, उसके बाद करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है। दिस बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई एक और तरीका होता है, अनदर मेथड, अनदर वे। अनदर वे क्या है कि दूसरा तरीका ये होता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो हर एक पार्टिकल का। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो हर एक पार्टिकल का। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? एबी के अबाउट। तो जब पहली वाली का निकालेंगे तो m इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, फिर m इंटू क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे करते 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 m इंटू क्या हो जाएगा, nth वाले का स्क्वायर, तो rn का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर? सुप्रीमली क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस AB के अबाउट अपने पास कितना आ जाएगा, m निकाल लेना कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर, अप टिल ये क्या हो जाएगा rn का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा r इंटू एन का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला चीज पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको बोलते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे अपन इसको इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, तो जैसे अपन इसको इक्वेट करना स्टार्ट करेंगे पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से, तो क्या बचेगा अपने पास में m इंटू के का स्क्वायर, m इंटू के का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास में, m टाइम्स r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा rn का स्क्वायर, ठीक है। m टाइम्स r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, अप टिल rn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो m है ना वो अपने पास पता है कैसे निकलेगा, एक पार्टिकल का मास कितना होता है, छोटा वाला m। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m टाइम्स r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, अप टिल rn का स्क्वायर, अप टिल rn का स्क्वायर, ठीक है। अब देख क्या होता है यहाँ पे, m से m कटेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है भाई साहब, ये m से m जो है वो कट जाएगा। अब निकालना है k, जिस k का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब निकालना है k, जिस k का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k अपने पास क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये आएगा अंडर रूट में, ठीक है, ये आएगा बेटा अंडर रूट में, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा सर, ये r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, अप टिल rn का स्क्वायर, और फिर आप इसको डिवाइड करोगे n से, फिर आप इसको डिवाइड कर दो, ये किससे बेटा, n से डिवाइड कर दोगे, बस दैट्स इट। यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया है और वो रूट के अंदर तो पूरा आएगा ही। तो ये अपने पास में आ चुका है क्या, ये अपने पास में आ चुका है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ चुका है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। क्या आ चुका है, रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है।
चलें, तो दिस वाज द डायग्राम और ये था इसके पास में इसका पूरा डेरिवेशन। इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। रूट ले लिया गया है, पूरा मीन ले लिया गया है डिस्टेंसेस का और इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर भी कर दिया गया है, ठीक है। दैट्स वाई इसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर। तो मैं चाहूंगा कि इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, मैं चाहूंगा इस पूरी शानदार सी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद फिर अपन इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हो गया डन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक की चीज पूरी क्लियर हो गई। सेम फॉर्मूला आ गया था, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टिल rn का स्क्वायर अपॉन n कर दिया था। सेम चीज यहां पर भी आपके सामने मौजूद थी, ठीक है। चलें, ओके, इसको क्लियर किया जाए फिर यहां से। अब उसके बाद क्या लिखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो m है ये वाला m है, ये सारे के सारे क्या है, इस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, इस वाली बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये k अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। k अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन शाल डिपेंड अपॉन, जो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है ना, ये किस पर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है। एब्सोल्युटली साइज कैसा है बॉडी का, कैसा शेप है, मासेस क्या है, तो शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो रोटेशन एक्सिस है ना, उसकी पोजीशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करती है। और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्लियर था, ये दो पॉइंट्स क्लियर है मेरे ख्याल से आपके दिमाग में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर मेरे ख्याल से पूरा आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो गई, सुप्रीम क्रिस्टल क्लियर तरह से, ठीक है। अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ भाई इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता ये है कि अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो वो सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। आई बात समझ में? तो अब खत्म करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।